हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे ये दोनों के दोनों पुराने वाले वीडियो ना देखे हो तो इन पे भी विजिट करके आप इनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट वाइज मैंने बना रखा है। तो इस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप जो है 2024 का जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में बात की थी। और सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको अलग मैंने डिस्कस किया है और हर एक प्रोग्राम की लॉजिक को अलग डिस्कस किया हुआ है। वैसे ही ये जो दूसरा 2025 का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अभी आया हुआ है, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो तो आप इस पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है सेक्शन ए वाला जो पार्ट होता है वो 40 मार्क्स का आता है, ये आप लोगों को सारे पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि अ मैकेनिज्म वेयर वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। मतलब कोई क्लास है, अगर वो दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, मतलब अपने पास उसकी ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स को ले आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम बोलते हैं उसको इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पहले ऑप्शन का क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड। तो ये जो एंड ऑपरेटर है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑपरेटर वाले सेक्शन में। तो वहाँ पे कई सारे ऑपरेटर थे, जैसे अरिथमेटिक है, लॉजिकल है, रिलेशनल है। तो ये जो एंड वाला ऑपरेटर था, ये कौन से वाले ऑपरेटर के अंदर आता है? तो लॉजिकल एंड के अंदर आता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द स्कैनर क्लास मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड्स विद स्पेस। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास कौन सी है? एक ऐसी होती है जिसमें एक पूरे वर्ड को एक्सेप्ट किया जाता है विद स्पेस। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं, नेक्स्ट, तो ये क्या करता है? एक सिंगल वर्ड लेता है विदाउट स्पेस। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट कराई हुई है, हेलो, हाउ आर यू, इस तरीके से एक स्ट्रिंग आपने इनपुट कराई। तो इस स्ट्रिंग का क्या करेगा? ये केवल जो पहला वाला वर्ड होगा, ये हेलो, ये एक्सेप्ट करता है कौन? नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट लाइन होती है, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को इनपुट ले लेता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि स्कैनर क्लास मेथड यूज टू एक्सेप्ट वर्ड्स विद स्पेस। तो विद स्पेस का मतलब हो गया कि हर एक वर्ड को यहाँ पे स्पेस के साथ जब एंटर करवा रहा है, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या करता है? पूरे पूरे सेंटेंस को इनपुट लेता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ये सेकंड। अब देखिए, ये नेक्स्ट हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल एन लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट स्ट्रिंग नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है? द कीवर्ड यूज्ड टू कॉल पैकेज इन द प्रोग्राम। अब यहाँ पे अगर किसी पैकेज को हमको अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है, तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज होता है कॉल करने के लिए? यहाँ पे हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करते हैं? जैसे अगर मान लीजिए हमको स्कैनर क्लास यूज करनी होती है, तो क्या लिखते हैं? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर या जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। तो यूटिल एक पैकेज होता है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है व्हाट विल द व्हाट वैल्यू विल मैथ डॉट एसक्यूआरटी। और उसके अंदर यहाँ पे मैथ डॉट सील, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि रिटर्न क्या होगी। तो जैसे मैथ डॉट स्क्वायर एसक्यूआरटी ये क्या करता है? स्क्वायर रूट निकालता है। और मैथ डॉट सील क्या करता है? ये सील वैल्यू निकालता है, मतलब जो पॉइंट में टॉप मोस्ट वैल्यू होती है उसको निकालता है। तो जैसे मैथ डॉट सील फंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो जैसे 15.3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 16.0। ठीक है। और 16.0 का यहाँ पे कह रहा है कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका क्या आएगा? मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 4.0, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4.0। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर जैसे ऑप्शन में 4 दिया है, 4.0 दिया है, तो आप 4.0 पे टिक करेंगे, 4 वाला आंसर टिक आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जब भी मैथ डॉट स्क्वायर रूट और मैथ डॉट सील है, ये हमेशा वैल्यू डबल में रिटर्न करते हैं। डबल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉइंट में रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा हो जाएगा 4.0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स्थ वाला है, इसमें क्या कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ व्हिच स्टेटमेंट
लीड्स टू फॉल थ्रू सिचुएशन इन स्विच केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर फॉल थ्रू सिचुएशन है स्विच केस में, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यू तो ऑटोमेटिक चलता रहता है। ब्रेक एक ऐसा स्टेटमेंट है या ऐसा कीवर्ड है जो क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे सिक्स्थ वाले में ब्रेक वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने जो स्विच वाला प्रोग्राम बनाते हैं, तो स्विच का सिंटैक्स क्या होता है, स्विच लिखते हैं, है ना, इसमें एक्सप्रेशन उसका पास करते हैं और उसके बाद यहाँ पे केस बनाते हैं। तो जो भी केस होती है, तो अब अगर आपने केस बनाया और यहाँ पे एसओपी में कुछ भी प्रिंट करा दिया, फिर अगली केस बनाई, फिर यहाँ पे एसओपी में कुछ भी प्रिंट करा दिया, तो इस केस में होता क्या है कि अगर केस आपने बनाया और उसके बाद ब्रेक नहीं यूज किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये कंटिन्यू मतलब अगले केस पे चला जाएगा, फिर अगर उसके बाद कंटिन्यू होकर अगले केस पे चला जाएगा। तो अगर आप ब्रेक लगा देंगे तो ये जो फॉल थ्रू होता रहता है उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन सिक्स वाले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ वाले में क्या कह रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ द लूप इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट। जैसे यहाँ पे एक लूप दी गई है फॉर में इंट आई इक्वल टू 5 और आई नॉट इक्वल टू 0 और आई माइनस इक्वल टू 2। तो इसमें लूप की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ लूप, है ना। तो यहाँ पे ये कौन से टाइप की लूप है, तो आइए हम लोग चला के देखते हैं। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है ना, और कह रहा है कि 5 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, 5 प्रिंट हो जाएगी। और अगली बार जब आई की वैल्यू माइनस करेगा तो आई की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो यानी कि 5 माइनस 2 कितनी हो गई, 3। अगली बार जब चेक करेगा तो आई की वैल्यू 3 मिलेगी और 3 नॉट इक्वल टू 0। और इसको जब चेक करेगा तो यहाँ पे कंडीशन ये भी ट्रू है, तो आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी और आई की वैल्यू फिर से 3 माइनस 2 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 1। अगली बार जब चेक कर रहा है कंडीशन, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो है आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। फिर जाके वैल्यू जब इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 2, तो यानी कि -1 हो गई। तो अब जब चेक कर रहा है कि -1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन तब भी ट्रू है, क्योंकि -1 0 के इक्वल थोड़ी ना है। तो यहाँ पे भी जब कंडीशन ट्रू हो जा रही है, तो यहाँ पे अब ये लूप क्या होगा, हमेशा ये वैल्यू -1 से -2 होगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -3। तो -3 भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, अब इनफाइनाइट टाइम लूप चलने लगेगा। तो यानी कि सिक्स वाले का जो सेवंथ वाले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट टाइप लूप है ये। ठीक है, फाइनाइट टाइप लूप का मतलब हो गया कि एक लिमिटेड कंडीशन तक ही चलेगा। और यहाँ पे जो नल दिया है, नल का मतलब है कि यहाँ पे जैसे अगर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, एसओपी अगर नहीं दिया होता, तो वो नल टाइप लूप हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से सेवंथ वाले का क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट लूप यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है एट्थ वाले में। राइट द मेथड प्रोटोटाइप नेम चेक विच टेक्स एन इंटीजर आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न अ कैर। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो जैसे मेथड प्रोटोटाइप का मतलब हो गया कि जो भी मेथड का ऊपर हेडर पार्ट होता है वो मेथड प्रोटोटाइप होता है। तो इसमें चेक नाम का एक मेथड होगा। इसमें कह रहा है कि टेक एन इंटीजर आर्गुमेंट। ठीक है, तो एक हमारा इंटीजर आर्गुमेंट इसमें एक्सेप्ट होगा और कौन से टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, कैरेक्टर टाइप का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन में ऑप्शन चेक करिए कि यहाँ पे रिटर्न कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कौन रिटर्न कर रहा है। तो पहला ऑप्शन एक ऐसा है जो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक चौथा ऑप्शन है जो कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। लेकिन और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि टेक्स एंड इंटीजर। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे कोई ये जो फंक्शन बना हुआ है इसमें कोई इंटीजर एक्सेप्ट तो हो नहीं रहा है, इंटीजर यहाँ पे कोई एक्सेप्ट तो हो नहीं रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों तो होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फोर्थ वाले में, तो एक कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और एक इंटीजर वैल्यू जो है ये क्या कर रहा है, एज अ आर्गुमेंट यहाँ पे पास भी हो रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत होके यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एट्थ वाले का फोर्थ आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब भी देखिए आप कोई भी मेथड बनाते हैं तो सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो रिटर्न टाइप अगर मान लीजिए हमारे पास इंटीजर टाइप का रिटर्न है तो इंट लिखेंगे। नाम क्या होगा उसका, तो मान लीजिए सम होगा। कितने आर्गुमेंट्स इसमें पैरामीटर पास हो रहे थे, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, तो दो पैरामीटर हो गए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए इनको कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न भी होगा कोई ना कोई वैल्यू। अगर यहाँ पे वाइड लगा होता तो कोई वैल्यू रिटर्न ना होती।
ठीक है, तो इस तरीके से मतलब 8th वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन 9th पे चलते हैं हम लोग। 9th में कह रहा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट अ मेथड कैन रिटर्न इज। तो यहाँ पे जब भी कोई भी रिटर्न होती है वैल्यू, तो हमेशा वो एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसा नहीं कि दो दो वैल्यू एक बार में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आपने चेक किया कि इफ सी की वैल्यू अगर मान लीजिए 2 है, तो हम रिटर्न कर रहे हैं ट्रू, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, फिर रिटर्न में क्या लिखेंगे, रिटर्न फॉल्स। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अलग हैं। अलग कैसे हैं, अगर ये कंडीशन सही होगी तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसमें रिटर्न ट्रू होगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों टाइम पे कोई एक ही कंडीशन सही होगी, भले ही दो बार रिटर्न लिखा हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा, 9th वाले का पहला आंसर। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है। 10th वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आउटपुट निकालना है, और यहाँ पे स्ट्रिंग p की वैल्यू जो दी गई है वो है p 20, और q की वैल्यू दी गई है 22। तो एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जब भी हम डबल कोट में कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो उस पे कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दोनों के दोनों किस में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो अब ये आइए अगले वाले नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या कह रहा है। इंट ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट पी। अब ये इंटीजर डॉट पारसेंट का काम क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग वाली वैल्यू होती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। तो इसका मतलब जो p की वैल्यू 20 है हमारी, वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 20 और इंटीजर फॉर्म में 20 हो गई। ठीक है, अगले वाले q की वैल्यू जब पूछ रहा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है इसको भी। तो q की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो रही है, 22, वो भी इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो 22 और ये दोनों के दोनों इंटीजर फॉर्म में जब आ गए, तो इसकी जो दोनों के दोनों वैल्यू प्रिंट कर रहा है a और b की, तो a की वैल्यू 20 है और बीच में स्पेस लग गया या एम्प्टी है, और उसके बाद यहाँ पे 22। तो इसमें जब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी तो 20 और 22 इंटीजर फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है एक साथ चिपका हुआ है, और यहाँ पे जो है एक स्पेस यहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 10th वाले का आंसर करेक्ट क्या होगा, बी होगा। ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर ये डबल कर्ली ब्रैकेट डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर अगर स्पेस नहीं होता इस तरीके से, तब हम उसको सी वाला ऑप्शन टिक करते। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। द स्ट्रिंग क्लास मेथड टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए पूछ रहा है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है स्ट्रिंग में। तो ये देखिए, एक तो पहला दिया है कॉन्कैट, और यहाँ पे अगला दिया है ज्वाइंट, थर्ड है हमारा कॉन्कैट कैर, और यहाँ पे क्या दिया है चौथा, कॉन्कैट फोर। तो देखिए, अगर आपको मेथड अगर क्लियर होगा, जितने भी स्ट्रिंग में मेथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, अगर वो आपको क्लियर होंगे, तो आप देखे होंगे कि पहला लेटर कोई कैपिटल नहीं होता। तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वाले पे देखते हैं, तो यहाँ पे कॉन्कैट कैर लिखा हुआ है। तो जो स्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग को बोल रहा है, टू स्ट्रिंग की वैल्यू को कॉन्कैट करता है, और यहाँ पे दिया क्या है, कैरेक्टर वैल्यू को कॉन्कैट करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ज्वाइंट कोई फंक्शन होता ही नहीं है, तो बचा कौन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, कॉन्कैट स्ट्रिंग। देखिए, जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप थोड़ा लॉजिकली अगर सोच के करेंगे ना, तो ऑप्शन अपने आप ही यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हम ट्रू करें। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नहीं हो सकते उनको पहले कट करिए, कि वो नहीं होंगे तो बचे कौन से, तो फिर बचे वाले को आप कर लीजिए उस तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ही देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पे द आउटपुट, इसमें भी आउटपुट निकालना है, और आउटपुट एक वैल्यू दी गई है, और इस वैल्यू को डॉट करके सब स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे दिया है 3,6। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। तो देखिए, जैसे सब स्ट्रिंग जो फंक्शन होता है वो कोई अगर स्ट्रिंग होती है तो उसका सब पार्ट निकालता है। तो सब पार्ट निकालने से पहले यहाँ पे जो इंडेक्स दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहला वाला जो इंडेक्स है, ये हमारा होता है स्टार्ट इंडेक्स। ये क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, कि मतलब वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है। और जो दूसरा वाला दिया है वो क्या है, ये एंड इंडेक्स है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई भी एंड इंडेक्स दिया होता है तो उससे एक कम तक वैल्यू चलती है। ठीक है, तो यानी कि 6 लिखा है तो 6 - 1, यहाँ पे कितने तक चलेगा, 3 से 5 तक। तो देखिए, यहाँ पे पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे ये कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 6 तक ही निकालना है, तो पूरी इंडेक्सिंग करने की जरूरत ही नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से, तो 3 हमारा ये है पी, और कहाँ पे एंड होगा, 5 पे। तो 3 4 5, तो यानी कि पी ओ एस आ रहा है हमारे आंसर में। तो पी ओ एस कहाँ पे लिखा हुआ है, बी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे क्या होगा, ये सेवेंथ का बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेवेंथ वाले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। अगला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इंट एक्स इक्वल टू इंट 32.8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप कास्टिंग। देखिए, जब भी आप लोगों ने टाइप कास्टिंग पढ़ी होगी, टाइप कास्टिंग, देखिए मेरा वीडियो ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए, और मेरा वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो एकदम प्रोग्रामिंग में, जिनको समझ ही में नहीं आता कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं। हम मतलब दोनों बच्चों को लेके चल रहे हैं, जो अ, जिनको बेसिक भी क्लियर नहीं है, उनका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। जो बच्चों को आता है वो अपना रिवीजन कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो जैसे टाइप कास्टिंग में क्या होता है, दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। एक इम्प्लिसिट होती है, और एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट। तो दोनों के दोनों जो टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट में क्या होता है, ये आई रहेगा। तो इम्प्लिसिट में क्या होता है कि टाइप कास्टिंग जब होती है तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है अगले डेटा टाइप में। लेकिन एक्सप्लिसिट वाले में फोर्सफुली टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, मतलब अगर कोई ज्यादा डेटा टाइप का साइज है तो उसको कम वाले में ले जाना है, तो हमको एक्सप्लिसिट टाइप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इंटीजर जो वैल्यू रखता है वो 4 बाइट की रखता है, और जो हमारा डबल होता है, ये जैसे यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, तो ये डबल टाइप का है अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी फिर, ये 8 बाइट का होगा। तो 8 बाइट वाली वैल्यू 4 बाइट में स्टोर तो हो नहीं सकती, तो इसलिए इसकी टाइप कास्टिंग कर रहा है इसके आगे इंट लगा के, यानी कि जब भी इसकी वैल्यू स्टोर होगी तो वो इंटीजर फॉर्म में स्टोर होगी। तो जब फोर्सफुली हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से टाइप कास्टिंग होगी, एक्सप्लिसिट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे 13th वाले का दिया है, थर्ड ऑप्शन, यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा इसमें। ठीक है, और इम्प्लिसिट कब होता, जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, द कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन इज नोन एज, है ना। जब भी हम कोई भी कोड जो है क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा कोड बनता है, जनरेट होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में, एक होता है हमारे पास बाइट कोड। वो बाइट कोड ही मतलब कंपाइल करने के बाद जावा बाइट कोड बनता है, और उसी के थ्रू ही प्रोग्राम क्या होते हैं, रन करते हैं। ठीक है, और सोर्स कोड क्या होता है, जो हम लोग कोड लिखते हैं, जैसे क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इंटीजर एक्स वाई जेड जो भी बनाया, वो पूरा का पूरा जो कोड लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, तो यहाँ पे 14th वाले का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, जावा बाइट कोड। अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है 15th वाले में। 15th वाले में कहेंगे कि मिसिंग अ सेमी कॉलन इन अ स्टेटमेंट इज व्हाट टाइप ऑफ एरर। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट लिखा है उसमें सेमी कॉलन नहीं है, तब हम कौन सी एरर उसमें देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, कोई स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो वहां पे कौन सी एरर आती है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, एरर कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ एरर आप लोगों को पता होगा, तो 3 टाइप की मेनली एरर होती है। पहला होता है यहाँ पे सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब हो गया कि जब भी आप कोड लिख रहे हैं, तो उसमें अगर कोई भी लिखने में प्रॉब्लम आपने की हुई है, वहां पे नहीं लिख पाए सही, तो सिंटैक्स एरर होगी। दूसरी होती है जो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होगा, ये लॉजिकल एरर कोई एरर शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम जो डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे हैं वो अगर नहीं मिल रहा है, तो हमारा किस में आएगा, वो लॉजिकल एरर में। और थर्ड होता है हमारा रन टाइम एरर। तो ये 3 टाइप के एरर होते हैं। रन टाइम एरर कौन सी होती है, जैसे अगर मान लीजिए प्रोग्राम में आपने इनपुट कराने के लिए इंटीजर नंबर का, जैसे जब आप कोई प्रोग्राम रन कराते हैं वर्ड मेन के थ्रू, तो वहां नीचे लिख के आता है ना कि एंटर द नंबर, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा होना। तो अगर यहाँ पे नंबर आपको इंटीजर इनपुट करना, आपने डबल में वैल्यू उसकी 82.5 डाल दिया, तो एक्सेप्ट करना था उसको इंटीजर नंबर, आपने दे दिया डबल नंबर, तो यहाँ पे भी एरर थ्रो कर देगा। तो इसको बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, क्योंकि प्रोग्राम को रन कराने पे ये एरर आ रही है। ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा कि कितने टाइप की एरर होती हैं आपके प्रोग्रामिंग में। अगले वाले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द सेम व्हेन n इक्वल टू 10। तो अगर यहाँ पे जैसे 10 वैल्यू दी गई है, तो n की वैल्यू है, तो स्विच में जब पास हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, n आ रही है, यानी कि 10 की वैल्यू आ रही है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो भी स्विच में हम वैल्यू पास करते हैं वो या तो कैरेक्टर होगी और या तो क्या होगी, इंटीजर होगी। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने डिटेल में ये बताया हुआ है कि कैरेक्टर और इंटीजर ही वैल्यू इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो केस पहला वाला जो मिला है, यहाँ पे पहला ही केस 10 मिल गया। तो जब पहला वाला केस मिल गया तो यानी कि एसओपी की वैल्यू यहाँ पे करेगा, और क्या इसमें लिखा हुआ है, एन की वैल्यू 10 इंटू टू, तो यानी कि कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं यूज हुआ है। तो जब ब्रेक नहीं रहता है तो ये फॉल थ्रू होता जाएगा, मतलब अगले वाले स्टेटमेंट में बढ़ता जाएगा। तो अगला वाला केस 4 भी जब चलेगा तो यानी कि वैल्यू इसकी भी चलेगी। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 40। और जैसे ही ये 40 वाली वैल्यू चलाएगा तो उसके बाद जस्ट देखेंगे तो ब्रेक लगा हुआ है, तो यहीं पे ही इस स्विच वाले केस को टर्मिनेट कर देगा। तो हमारे पास दो ही वैल्यू मिली, कौन सी, एक 20 और एक 40। अगर यहाँ ब्रेक लगा होता तो केवल 20 मिलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में ब्रेक लगा हुआ है, तो यही 40 वाली वैल्यू तक आके ये ब्रेक कर जाएगा। तो दो वैल्यू हमारे पास मिली हुई है, कौन कौन सी, 20 और 40। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 16th वाले का, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17th वाले में, A method which does not modify the value of variable is termed as। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई भी वैल्यू हम किसी भी मेथड की मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर मेथड बोलते हैं। इम्प्योर मेथड में क्या होता है, वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, और प्योर मेथड में वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी वाले चैप्टर में आप नहीं, मेथड वाले चैप्टर में आपके होगा, प्योर और इम्प्योर मेथड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसको डेफिनेशन इसकी देखिएगा तो उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं। 18th वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास इज टू कन्वर्टेड टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इट इज कॉल्ड। देखिए, जब भी हम रैपर क्लास के वैल्यू को प्रिमिटिव वाले में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो दो चीजें आप लोगों ने रैपर क्लास में पढ़ी होगी, एक ऑटो बॉक्सिंग था और एक क्या था, ऑटो बॉक्सिंग, एक अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो जब भी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप से अगर हम वैल्यू कन्वर्ट कर रैपर क्लास से प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू कन्वर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग बोलते हैं। और जब भी हमारा जो है प्रिमिटिव से रैपर क्लास में वैल्यू चेंज होती है तो उसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। और ऑटो बॉक्सिंग का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 18th का सी हो जाएगा। 19th वाले पे आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो है, द नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय द वैल्यू ए। तो यहाँ पे बिट्स में वैल्यू कौन ऑक्युपाइड करता है, या बिग क्या कहते हैं, बिट्स में ऑक्युपाइड बाय वैल्यू ए, ए की वैल्यू जो होगी वो कितने बिट्स की होगी। तो ये भी देखिए, तो जो ए लिखा हुआ है वो ए किस फॉर्म में लिखा है, तो ये ए जो है वो कैरेक्टर फॉर्म में लिखा है। और कैरेक्टर कितनी बाइट की वैल्यू स्टोर करता है, तो ये वैल्यू होती है 2 बाइट की। तो बाइट में भी वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये बिट्स में पूछ रहा है। तो इसमें अगर आपको पता होगा कि जैसे जो बिट होता है वो 0 1 के फॉर्म में होता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो ये सिंगल सिंगल बिट हो गए। और एक बाइट में कितना होता है, तो एक बाइट में होता है 8 बिट। एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट। और अगर इसी तरीके से देखेंगे तो 1 के भी, अगर यहाँ पे जैसे 2 बाइट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 बाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 बिट्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से भी थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिट्स में वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ए को फोकस करेंगे, ये है क्या। तो ए हमारा कैरेक्टर था, और कैरेक्टर का जो डेटा टाइप होता है वो 2 बाइट होता है। तो बाइट में कोई वैल्यू पूछ नहीं रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से 19th में क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करके जितने बिट होते हैं उसको ऑप्शन टिक कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे, इस वाले सेक्शन ए का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। तो
मेथड विच इज पार्ट ऑफ क्लास रादर देन एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पे देखिए जैसे कह रहा है कि अगर क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल बना हो या इंस्टेंस मेथड्स बने हो, तो उन वाले मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, है ना, या उस कौन सा पार्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक मेथड। नॉन स्टैटिक मेथड, जैसे स्टैटिक मेथड होंगे तो इनके ऑब्जेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप कोई मेथड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक और सम, ये मेथड बनाया, ठीक है, और इसके अंदर अगर पैरामीटर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो अगर ये बना हुआ है मेथड, तो जब भी आप इसको मेन में चलाएंगे तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम सम लिखेंगे और डायरेक्ट ये कॉल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए स्टैटिक नहीं लिखा है, कोई यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप या कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम जब कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट बना के ओबी डॉट सम लिखेंगे। तो नॉन स्टैटिक मेथड वो होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हैं, और स्टैटिक मेथड वो होंगे जिनको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो 20 वाले एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। और आप लोग अपना बताइएगा स्कोर कमेंट में कि 20 जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्या कह रहा है, राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर ए प्लस बी इंटू एक्स। है ना, यहाँ पे जो पावर में वैल्यू दी गई है, इसको हमको एक्सप्रेशन मैथ के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पावर यहाँ पे ये लिखी हुई है और ये हमारा बेस है, तो जब भी हमको पावर में कुछ भी वैल्यूज लिखनी होती है तो क्या लिखते हैं उसमें, यहाँ पे लिखेंगे मैथ डॉट पाव और ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ये तो बेस है, तो बेस वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू होगी उसको हम कॉमा करके लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे और इसको किसी पैरामीटर में डबल टाइप में वेरिएबल में इस तरीके से लिख देंगे। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा और इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, 2 मार्क्स। केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिल जा रहे हैं, कितना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन व्हेन वैल्यू एक्स ऑफ 4। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 4 दी गई है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसे अगर x इंटू इक्वल लिखा है, तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट मिले तो आप इसको पहले सही से लिख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए x इंटू इक्वल 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर, x इक्वल टू एक्स इंटू 4। तो वैसे ही यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इस वाले स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू है x इक्वल टू एक्स इंटू, ये लिखा मैंने, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए। बाकी सारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है उसको इसी के नीचे लिख दीजिए। तो माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स, इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू सारी की सारी रख देते हैं, जैसे यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो प्री डिक्रीमेंट लगा है, तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी, तो एक्स की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे पहले डिक्रीज होगी तो हो जाएगी 3, प्लस इधर आएगा तो एक्स की वैल्यू 3 लेके आएगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, जो वैल्यू रहती है वो पहले असाइन हो जाती है, तो 3 थी एक्स की वैल्यू तो 3 असाइन हो गई। अब आगे जाएगा तो वैल्यू अपनी इंक्रीज करके लेके जाएगा, तो जब इधर आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 थी तो यहाँ इंक्रीज नहीं हुई, तो आगे जब वैल्यू जाके कैलकुलेट होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 प्लस 4 10। तो 10 आ गई इसकी वैल्यू, और 10 इंटू कितना हो जाएगा, 4। तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व किया ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन को करने से पहले आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डू वाइल लूप टू फॉर लूप। मतलब एक हमारे पास डू वाइल का लूप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। तो फॉर लूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर लूप का सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो जैसे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर लिखेंगे, वेरिएबल अगर इनिशियलाइजेशन है तो यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड पार्ट क्या होता है इसका,
कंडीशन होती है, तो कंडीशन वाला पार्ट लिख देंगे। और थर्ड क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया होगा तो इसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी लूप की बॉडी होती है तो उसके स्टेटमेंट को यहाँ लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो देखिए जैसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में इंट x इक्वल टू 10 दिया है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, फॉर इंट x इक्वल टू 10। ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया। डू वाइल लूप चलना स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें पहले ही वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, डिक्रीज डिक्रीमेंट वाले पार्ट में, तो यहाँ पे x माइनस माइनस कर देंगे। और एसओपी में वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, तो यहाँ पे एसओपी में लिख देंगे x की वैल्यू। कंडीशन क्या लिखी हुई है, तो कंडीशन वाइल लूप में लिखी गई है, तो ये कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जब आपको सिंटैक्स ये याद रहेगा, ये सारा का सारा सिंटैक्स पूरा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसी सिंटैक्स पे ही वैल्यूज को रख देना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर लूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखने से आपको मतलब समझ में कम चीजें आएंगी जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और उनके क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करिए जब हम क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं, और उसको अपने आप से कॉपी पे करिए, फिर चेक करिए कि यहाँ पे सही आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ वाले में क्या कह रहा है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर क्लास मेथड। तो ये दो हमारे कैरेक्टर क्लास के मेथड्स दिए गए हैं और इनका आउटपुट पूछ रहा है क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, अब टू अपर केस का मतलब क्या हुआ कि जो भी कैरेक्टर वैल्यू होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा। तो जो कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है वो स्मॉल लेटर में दिया है, तो ये फंक्शन का काम है अपर लेटर में कन्वर्ट करना। तो इसका आंसर क्या होगा, कैपिटल ए आ जाएगा, क्योंकि ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर ये कैपिटल ए हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा, सिंगल कोट के अंदर, नहीं तो वहां पे भी मार्क्स आपके कट सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कि जो कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, तो यहाँ पे जो दिया गया है कैरेक्टर वो क्या लेटर है या डिजिट है, तो यहाँ पे देखेंगे। और इज कह रहा है, इज का मतलब इसकी वैल्यू जो होगी या तो ट्रू होगी या तो यहाँ पे फॉल्स होगी। तो दोनों के दोनों में जो भी आंसर यहाँ पे सही होगा तो भी चेक करके बताएगा। तो इज लेटर और डिजिट, तो ये जो लिखा है हैज, ना तो ये लेटर है ना डिजिट है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे पहले वाले में लिखेंगे ए कैपिटल ए, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले में फॉल्स, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है कि रीड राइट द कोड यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट, यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट। तो एक कोड दिया गया है, जैसे m इक्वल टू 400, वैल्यू चेक कर रहा है कि इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करिए। तो इफ एल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये कौन सा टाइप का ऑपरेटर है, पहले आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये हमारा है टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज होता है। ये क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा ट्रू वाला है जो सेम कॉलन के पहले यूज हो रहा है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, ये फॉल्स वाला है, ठीक है। ट्रू वाला पार्ट और फॉल्स वाला पार्ट, और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क के पहले जो रहता है वो क्या होता है, कंडीशन होती है। तो इफ में हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो इफ में जब कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, m इक्वल टू 400, ये वैल्यू हो गई। उसके नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, तो इफ में कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है हमारी, कि अगर m ग्रेटर देन 300 है तो स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो यहाँ पे डबल सी एच में वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो इधर क्या लिखेंगे फिर, तो यहाँ लिखेंगे डबल सी एच इक्वल टू। अब ये ट्रू वाली कंडीशन, जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तो इफ वाले पार्ट में एंटर होगा ना। तो ट्रू वाले के स्टेटमेंट की जगह क्या लिखा है, m डिवाइड बाई 10.0 इंटू टू। तो यहाँ लिखेंगे m डिवाइड बाई 10.0 इंटू टू, इंटू टू लिखा है, ठीक है। चलिए अगला वाला जब एल्स वाला पार्ट आएगा तो फॉल्स वाले के लिए लिखते हैं उसको, तो यहाँ पे जो है एल्स लिखेंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डबल सी एच इक्वल टू m डिवाइड बाई 20.0 और इंटू, हाँ -2 है, इंटू नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन लगेगा सब में, ठीक है। और यहाँ पे भी आप सेमीकोलन लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर दिया गया है उसको हम कन्वर्ट कर दिए इफ एल्स में, ठीक है। इसको आप कॉपी पे अपने नोट कर लीजिएगा।
जितने सारे क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप एक-एक करके अपनी कॉपी में सारे सॉल्यूशन उसके करते जाइए कॉपी में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 6th वाले पे क्या कह रहा है। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। एन की वैल्यू दी है 4279, इंट डी एक वेरिएबल इनिशियलाइज है और इसमें वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आएगी, ठीक है? देखिए, लूप जब चलना स्टार्ट होगा सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक होगी? तो कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है कि 4279 क्या ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन हमारी ट्रू है। तो जब ट्रू है तो उसके जितने भी अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो डी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आएगा एन मॉड 10। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से, तो जैसे 4279 है, इसको जब डिवाइड करेंगे 10 से तो यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा ये? 4 टाइम गया, तो 4 टाइम जाने के बाद यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे कितना आया? 2 आया, 7 9, ठीक है? फिर उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 इंटू 2, तो यहाँ पे कितना आएगा? 20। 20 में से माइनस करेंगे तो इसका आएगा 7 9। फिर इसके बाद 7 टाइम जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 70 और रिमाइंडर आ जाएगा 9, ठीक है? तो ये क्वेश्चन वैल्यू है इसकी और ये क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है? तो जब भी आप मॉड करेंगे 10 से कोई भी डिजिट को मॉड करेंगे, तो देखिए आप जब 10 से मॉड किए तो सबसे लास्ट वाली डिजिट आई कि नहीं यहाँ पे रिमाइंडर में? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 9। और जब आप डिवाइड करेंगे उसको, जैसे यहाँ पे अगले वाले स्टेटमेंट में देखेंगे तो डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड वाले में ये क्वेश्चन वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली डिजिट छोड़ के जो बचेगा वो हमारा क्वेश्चन वैल्यू होगा और यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू रिमाइंडर हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब बिना इस तरीके से मेथड यूज किए हुए आप डायरेक्ट आंसर उसका निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एसओपी में वैल्यू किसकी प्रिंट कर रहा है? डी की। तो डी की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, तो 9 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और एन की वैल्यू जब देखेंगे तो यहाँ पे एन मॉड 10 डिवाइड 10, तो डिवाइड करने पे ये वैल्यू आएगी हमारी क्वोशिएंट वाली, तो आ जाएगी यहाँ पे 427। तो मतलब एक बार जब लूप चला तो ये वैल्यू आई हुई है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो इसको देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। नेक्स्ट टाइम लूप चलाने पे यहाँ पे क्या मिल रहा है? अब एन की वैल्यू होगी 427। 427 क्या ग्रेटर देन 0 है? कंडीशन ट्रू है। तो डी की वैल्यू अब जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? आर जो रिमाइंडर सबसे लास्ट में आ रहा है वही होगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और जो दोनों की दोनों जो डिजिट बची हैं वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? वो एन की वैल्यू हो जाएगी 42। और यहाँ पे एसओपी में किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है? तो डी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो 7 आ जाएगा। फिर अगली बार जब चलाएंगे तो 42 ग्रेटर देन चेक करेगा, 0। डी की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे एक लास्ट डिजिट 2 है तो 2 बची। और यहाँ पे एसओपी में एस की वैल्यू डी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो 2 आ जाएगी। और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो जो यहाँ पे बची हुई है रिमाइंडर को छोड़ के, तो यहाँ पे बचा 4, तो 4 आ गया, ठीक है? फिर चलाएंगे तो क्या 4 ग्रेटर देन 0 है? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक चलाते रहेंगे इसको, ठीक है? डी की वैल्यू कितनी आई? तो डी की वैल्यू अब कितनी बची हमारे पास? लास्ट डिजिट यही तो बची हुई है, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे एसओपी में डी की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो 4 आएगी। और एन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। जब इसको डिवाइड करेंगे 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 टाइम जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आया? 4। तो क्वेश्चन वैल्यू 0, यहाँ पे मैंने लिखा 0। और यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था वो आया था 4, तो 4 लिख दिया था। तो जब 0 हो गया तो 0 ग्रेटर देन जब 0 चेक होगा तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर इसके प्रिंट होंगे वो क्या क्या प्रिंट होंगे? तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या क्या प्रिंट हो रही है? तो 9 7 2 और 4, तो यही सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है और इसी का आउटपुट जो एसओपी में लिखा हुआ है वही डिस्प्ले होगा, ठीक है? तो 6th वाले का ये ऐसे ही ड्राई रन करके जब आप निकालेंगे तो कोई गलत होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है? चलिए 7th वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है। तो 7th वाले क्वेश्चन में आउटपुट निकालना है, इसमें भी स्ट्रिंग क्लास का मेथड जो दिया गया है। इस वाले में क्या कह रहा है कि कमिटमेंट करके एक हमारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग और उसमें एम का लास्ट इंडेक्स पूछ रहा है। तो देखिए जैसे दो हमारे पास मेथड होते हैं स्ट्रिंग में, एक होता है इंडेक्स ऑफ, ये स्पेस नहीं रहेगा इसमें, ठीक है? और यहाँ पे एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ जो होता है वो फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू बताता है। फर्स्ट अकरेंस का मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एम,
तो m की जो स्टार्टिंग से इंडेक्स में पहले जो m मिलेगा, तो उसका बताएगा इंडेक्स ऑफ कि उसका इंडेक्स क्या है। और अगर यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ पूछ रहा है, तो यानी कि लास्ट अकरेंस में जो सबसे पहले मिलेगा m, उसका इंडेक्स पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन काउंटिंग दोनों की दोनों जो है स्टार्टिंग से ही करेंगे, चाहे वो पहले वाले का पूछे या लास्ट वाले का पूछे। ठीक है, तो काउंटिंग हम लोग चलिए इंडेक्सिंग वाइज करते हैं इसकी। तो जैसे लास्ट इंडेक्स ऑफ पूछ रहा है m का, तो लास्ट जो वैल्यू है m की वो है यहाँ पे। तो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये जो है 0 पे है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 इंडेक्स पे मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 आएगा। अब इसकी काउंटिंग हम लोग 1 से नहीं करेंगे, नहीं तो गलत ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट करिएगा आप लोग। फिर अगले वाले क्वेश्चन में जो है, इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि डिवोट करके एक स्ट्रिंग दी गई है, उसको कंपेयर करना है डिवोटी से। डिवोटी ही है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जैसे एक कैपिटल में एक स्मॉल में है, तो कंपेयर टू में पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बात की हुई थी कि अगर पहली वाली स्ट्रिंग हमारी ग्रेटर देन है s2 से, तो यहाँ पे ये वैल्यू देगा पॉजिटिव। और अगर s1 जो है ग्रेट लेस देन है s2 से, तो वो वैल्यू देगा नेगेटिव। ठीक है, और अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। तो इस तरीके से जो है ये कंडीशन होती है। तो इसकी आस्काई वैल्यू आपको पता होनी चाहिए पहली बात तो। जैसे अब ये पहला जो डी दिया गया है, ये स्मॉल है। अगला वाला जो दिया गया है डी, वो कैपिटल है। तो जो डी है पहली वाली स्ट्रिंग s1 और दूसरी वाली है s2, तो s1 छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पे जो s1 है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, s2 से। क्योंकि जो स्मॉल वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, जैसे अगर इसकी काउंटिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो 97 होती है स्मॉल ए की। तो इस तरीके से जब बढ़ते जाएंगे तो 98 आएगा बी का, फिर 99 आएगा सी का, और 100 आएगा किसका, डी का। तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो गई, 100। और 100 क्या ग्रेटर देन है, अब 65 से इसकी काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 65 होती है कैपिटल ए की वैल्यू, और 66 किसकी वैल्यू होगी, कैपिटल बी, और सी फिर डी। तो डी वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67, 68। यहाँ पे 68 हो गया, तो 68 वैल्यू आ रही। तो जब ये वैल्यू 100 दी है और 68 दी है, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू ग्रेटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 में से जब 68 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 32। तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में 32 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या होगा 32, और इस वाले में क्या था, 8 था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे कंपेयर टू वाले क्वेश्चंस को, तब आपको समझ में आएगा। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं अभी, तो आप हमको कमेंट में मैसेज मैसेज करिएगा, या अभी हम व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, तो उस पर कमेंट करिएगा। तो हम उसको डिटेल में आपको जो है ड्राई रन करके बता देंगे कि कैसे कैसे इसकी वैल्यू सॉल्व की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर द गिवन एरे, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर है, तो एरे में आप लोगों को पता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंडेक्सिंग होती है। तो 0 से इंडेक्सिंग होती है, तो ये 0 हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे इंडेक्स हो गए। कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरे। अगर लेंथ निकालेंगे एरे की, तो टोटल इंडेक्सिंग हमने देखी तो 6 है, तो क्योंकि 0 से जब कर रहे हैं इंडेक्सिंग, तो 6 ही एलिमेंट आएंगे, तो यानी 6 + 1 एलिमेंट जब होंगे, काउंटिंग जब आप करेंगे तो 1 से करेंगे, लेंथ जब निकालनी होगी। यहाँ पे टोटल लेंथ जो होगी वो 7 होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4, तो x4 की वैल्यू जो है इंडेक्स वाइज देखेंगे तो यहाँ पे कितनी है, 72 है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस वाले का, 8 वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, आपको डेफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास कॉल्ड। इसमें क्या मतलब जो भी हमारा इंस्टेंस ऑफ द क्लास होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंस्टेंस ऑफ क्लास होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला कह रहा है कि द मेथड विच हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। तो आप लोगों पर पढ़ा होगा कि अगर जो है क्लास नेम, जैसे मान लीजिए एबीसी लिखा है, क्लास नेम एबीसी, और एबीसी नाम से ही अगर कोई मेथड बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दोनों अगर नाम सेम होते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, कंस्ट्रक्टर होगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 9th वाले का। फिर अगला लास्ट वाला जो है आउटपुट वाला क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ एन आफ्टर एग्जीक्यूशन। कैरेक्टर में वैल्यू दी है कैपिटल डी, और इंट एन में पूछ रहा है सी एच प्लस 5। सी एच की जो वैल्यू कैपिटल डी में अभी हमने ऊपर दी, स्मॉल डी में जब देखी थी ऊपर, वहाँ पे आ रही थी 100, और प्लस 5 करेंगे तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 105। और ये जा किस में रहा है, कौन से डेटा टाइप में, इंटीजर में। तो इंटीजर में तो वैल्यू तो 105 ही रहेगी ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 105। लेकिन अगर ये कैरेक्टर में चेंज कर देता, जैसे इस तरीके से कैर एन इक्वल टू, और यहाँ पे कैर प्लस 5 लिखा होता है ना, और यहाँ पे कैर लिख के कन्वर्ट कर देता, इसको टाइप कास्टिंग कर देता, तो कैर की जो वैल्यू होगी वो आई 105। तो 105 की जो ASCII वैल्यू पे जो लेटर्स होगा वो वहाँ पे सी एच में स्टोर हो जाएगा या एन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग करके स्टोर हो जाएगा, नहीं अगर टाइप कास्टिंग हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 104 स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन की भी बात कर ली, और यहाँ पे आउटपुट वाले क्वेश्चन की भी बात की हुई। तो इसी तरीके से जो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके बताए हुए हैं, तो आप एक एक वीडियो को देखेंगे तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि प्रोग्राम में कैसे उसको सॉल्व करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में कैसे हम उसको जो गलत आंसर है उसको हटा के जो बचेगा वही ऑप्शन कैसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। तो जो भी आपको डाउट हुआ करे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो उसका हम डिटेल में आपको एक वीडियो या तो लिंक दे देंगे, या जो है आपको उस पर उसका ड्राई रन करके उसी पे ही चैट बॉक्स में आपको हम उसमें मैसेज पोस्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते या लॉजिक उनको बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है? मैंने एक भी बार बीच में वीडियो में नहीं कहा है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए या आप शेयर कर दीजिए। तो अगर आप लोगों ने एंड तक देखा है वीडियो तो ये आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय-बाय।